नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी। आज का जो हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में, ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसमें मुख्यतः तीन एजेंसियां उत्तरदायी थी: विदेशी ईसाई मिशनरी, ब्रिटिश सरकार और प्रगतिशील भारतीय। पृष्ठभूमि: एक व्यापारिक मुनाफा कमाने वाली संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में आधुनिक शिक्षा के विकास में नाम मात्र की दिलचस्पी ली। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने प्रयासों से कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 की, जिसमें अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेज धर्म प्रचारक और ईसाई मिशनरियों द्वारा भी शिक्षा प्रसार के प्रयत्न किए गए। केरी, टॉम्स, मार्शमैन, वॉर्ड जैसे पादरियों ने कलकत्ता के निकट श्री रामपुर में ईसाई धर्म एवं आंग्ल शिक्षा का प्रसार किया। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, तेज समन, राय बहादुर आदि के प्रयास से शिक्षा की प्रगति हुई। व्यक्तिगत एवं निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षा के प्रसार से कंपनी ने भी शिक्षा के महत्व को समझा। फलस्वरूप 1813 के एक्ट से कंपनी की शिक्षा नीति का प्रारंभ हुआ। इस नीति के उद्देश्य प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता और इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन एवं ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बड़ी एवं बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। एक ऐसा वर्ग पैदा करना जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि, विचारों एवं आचरण एवं बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो, ताकि यह वर्ग सरकार और शासितों के बीच दुभाषिए का काम कर सके। शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में बनी वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे। पाश्चात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने को प्रेरित करेगी। भारतीयों को सभ्य बनाए जाने के लिए शिक्षा का विकास करना था, अर्थात श्वेत नस्लीय अभिभार के सिद्धांत को जो प्रामाणिकता थी वो देना था। शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था औपनिवेशिक हितों की पूर्ति, न कि जनता के लिए हित। इसका विकास किस प्रकार हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम कंपनी के संचालकों ने भारतीयों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इसके तहत गवर्नर जनरल को भारतीयों पर 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने के लिए आवंटित की गई, किंतु इस धन का उपयोग वर्षों तक नहीं किया गया। बहुत दिनों तक यह निश्चित नहीं किया जा सका कि 1813 के एक्ट द्वारा स्वीकृत जो राशि है वो किस प्रकार शिक्षा के विकास पर खर्च की जाए। अंग्रेज विद्वान एवं शासन अधिकारी नहीं बल्कि भारतीय विद्वानों का भी इस बारे में पारस्परिक मतभेद था। राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय एवं कुछ ब्रिटिश अधिकारी अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किए जाने के पक्ष में थे, परंतु अनेक भारतीय और अंग्रेज ऐसे भी थे जो भारतीय भाषाओं व ज्ञान की शिक्षा पर सरकारी धन का व्यय चाहते थे। फलस्वरूप इन दोनों पक्षों में वाद विवाद चलता रहा। यह विवाद आंग्ल प्राच्यवाद विवाद कहलाया। इस विवाद का अंत 1833 में विलियम बेंटिंक के समय हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे आंग्ल प्राच्य विवाद की कि ये था क्या। तो भारतीय शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण के प्रश्न पर दो प्रमुख दल उत्पन्न हो गए थे, एक प्राच्यवादी और एक दूसरा पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादियों का नेतृत्व विल्सन एवं प्रिंसेप कर रहे थे, जबकि आंग्ल पाश्चात्यवादियों का नेतृत्व ट्रेवलियन कर रहे थे। विवाद के दो मुद्दे थे कि शिक्षा का माध्यम क्या हो, किस माध्यम से शिक्षा दी जाए, भारतीय या अंग्रेजी, तथा अध्ययन का विषय परंपरागत हो या पाश्चात्य। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राच्यवादियों की। भारत में पाश्चात्य शिक्षा विज्ञान एवं ज्ञान का प्रसार भारतीय भाषाओं के माध्यम से किया जाए, पर वस्तुतः प्राच्यवादी वारेन हेस्टिंग्स एवं मिंटो की नीतियों को लागू करना चाह रहे थे। प्राच्य दल विज्ञान की शिक्षा एवं विकास का विरोधी नहीं था। उसका कहना था कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को ऐसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए जिससे भारतीय परिचित हों। उपयोगी वस्तुओं का अंग्रेजी से अरबी और संस्कृत भाषाओं में अनुवाद किया जाए। प्राच्यवादियों ने स्कूलों की स्थापना की, भाषाओं को नियोजित किया, भारत में छापेखाना और प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया, पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा संपर्क के अन्य साधनों को विकसित किया। उन्होंने भारत में प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया। उनका प्रभाव नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाला और धर्मनिरपेक्ष था। अतः पाश्चात्यकरण के विरोधी होते हुए भी ब्रिटिश प्राच्यवादी भारतीय संस्कृति के आधुनिकीकरण के सहयोगी हुए। प्राच्यवादी ऐसी रचनात्मक योजनाओं का प्रस्ताव कर रहे थे जिसमें विदेशी व भारतीय तत्वों के सार्थक सम्मिश्रण द्वारा परिवर्तन लाया जाए। ये परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया अपनाना चाहते थे जिसमें भारतीय अपने
भारतीय अपने जीवन मूल्यों के आधार पर स्वयं को परिवर्तित कर सके। इसलिए परिवर्तन की प्रेरणा केवल पश्चिमी देशों से नहीं वरन भारत की प्राचीन संस्थाओं का फिर से अध्ययन करके दी जा सकती थी। प्राच्यवादियों का मानना था कि यह परिवर्तन जिन व्यक्तियों के लिए किया जाए उनके लिए सार्थक हो, चाहे उनकी प्रेरणा प्राचीन भारतीय मूल्यों से ली गई हो या समकालीन यूरोपीय विचारों से। प्राच्यवादियों का एक सर्वाधिक दीर्घकालीन योगदान था भारतीयों में ऐतिहासिक जागरूकता का विकास, भारतीयों में सामुदायिक भावना की जागृति, अपने प्राचीन स्वर्ण युग के पुनर्जागरण के विचारों से भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जागृत करना। वस्तुतः प्राच्यवादी कूटनीतिक कारणों से भी इस नीति का पालन कर रहे थे। संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य पर शिक्षा देकर भारतीयों को पूर्ववत जातियों एवं धर्मों में विभाजित रखा जा सकता था, जो नवनिर्मित ब्रिटिश साम्राज्य के हित में था। विल्सन नहीं चाहता था कि भारतीय अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजों के साथ समानता के धरातल पर खड़े हो सके। अगली जो धारणा थी आंग्लवादी, उसकी बात करेंगे हम। इस समय लॉर्ड मेकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में 1834 में भारत आए। वह पाश्चात्य भाषा एवं संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता पर विश्वास करते थे। उसने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को चुना। उसके अनुसार भारतीयों की प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है। उसने भारतीय भाषा एवं साहित्य की निकृष्टता दिखाने के लिए कहा कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर मूल्यवान थी। इस तरह मेकाले एवं आंग्लवादियों ने पाश्चात्य शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा पर बल दिया। अतः 1835 में बेंटिक ने मेकाले के मत को स्वीकार किया। इस तरह आंग्ल प्राच्य विवाद में आंग्लवादियों की जीत हुई तथा भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की स्थापना हुई। अब समस्या ये थी कि किसी एक वर्ग को ही शिक्षा दी जाए या संपूर्ण जनता को। इस संदर्भ में अधोमुखी नियस्पंद सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाया गया, जिसका अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन के शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। किंतु यह नीति असफल रही, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त हो जाता था। अतः वह अपने देशवासियों को शिक्षित करने का प्रयत्न नहीं करता था। अंग्रेजी विद्यालयों में शिक्षित व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन हुआ और अपने लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने में असफल रहा। इसमें देसी विद्यालयों की अवहेलना की गई और सार्वजनिक शिक्षा के कार्यों को क्षति पहुंची। अतः अधोमुखी नियस्पत सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी को समाप्त कर ऐसी शिक्षा नीति लाने की बात की गई जो सार्वजनिक शिक्षा का आधार बन सके। इस क्रम में 1854 का वुड डिस्पैच लाया गया। अगला हम बात करेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। 1854 से पूर्व उच्च शिक्षा के विकास की गति धीमी रही। स्थिर शिक्षा की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। अतः शिक्षा के विशद सर्वेक्षण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। इस समिति का सुझावी घोषणा वुड घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। यह 100 अनुच्छेदों का एक लंबा घोषणा पत्र था, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों जैसे विशुद्ध योजनाओं पर विस्तार से चर्चित की गई। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। घोषणा पत्र के अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार एवं सार्वजनिक प्रशासन के लिए उचित तौर पर प्रशिक्षित सेवक प्राप्त करना था। महाविद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इसके हम चार्ल्स वुड डिस्पैच की जो अभी संशय थे उनकी बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषाओं में दोनों में होनी चाहिए। लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल व कॉलेज खोले जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण किया जाए। क्रियान्वयन 1858 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1854 से प्राइमरी शिक्षा के स्थान पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर बल दिया गया। 1856 में रुड़की एवं कलकत्ता में 2 तकनीकी महाविद्यालय खोले गए। वुड घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र कहना अनुचित है। इसमें व्यापक साक्षरता के आदर्श को स्वीकार नहीं किया गया। प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की गई। शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान नहीं किए गए। तकनीकी शिक्षा बहुत सीमित रही। इस प्रकार वुड का घोषणा पत्र भारत के कल्याण से प्रेरित नहीं था। इसने भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादक एवं इंग्लैंड में बने माल के उपभोक्ता के रूप में माना। अगले हम बात करेंगे हंटर कमीशन 1882 की। 1882 में लॉर्ड रिपन के समय हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। वस्तुतः 1854 के वुड घोषणा पत्र के अधीन जो कदम उठाए गए थे उनका मूल्यांकन करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, इसका हम बात करेंगे कि हंटर कमीशन का जो मूल उद्देश्य था वो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए।
इस शिक्षा में निजी प्रयत्नों का स्वागत किया जाना चाहिए। महिला शिक्षा के अपर्याप्त विकास पर खेद प्रकट किया गया और इसे बढ़ाने पर बल दिया गया। उच्च शिक्षा के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए। छात्रों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें सभी धर्मों के आवश्यक एवं मौलिक सिद्धांत शामिल हों। कर्जन की शिक्षा नीति विश्वविद्यालय आयोग 1902। वस्तुतः प्रेस का विकास, शिक्षित भारतीयों द्वारा पत्रकारिता को महत्व देना, बढ़ता हुआ आम राजनीतिक असंतोष, कांग्रेस की स्थापना जैसी घटनाएं कर्जन के आगमन से पूर्व घटित हुई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारतीयों का परिचय पश्चिम से हुआ। कई ब्रिटिश प्रशासक आधुनिक शिक्षा प्रणाली को राजनीतिक असंतोष तथा आंदोलन के लिए उत्तरदायी ठहरा रहे थे। अतः यह धारणा बनती जा रही थी कि शिक्षा पर कठोर सरकारी नियंत्रण हो। ऐसे में लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से शिमला में एक सम्मेलन बुलाया और 1902 में टॉमस रेली के अधीन विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। यह आयोग केवल उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय तक ही सीमित था। रेले कमीशन की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम ने विश्वविद्यालय प्रशासन के पुनर्गठन, विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों का अधिक कड़ा तथा व्यवस्थित सर्वेक्षण से संबंधित बातों पर जोर दिया गया था। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत किए। विश्वविद्यालयों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर वीटो दिया गया, निश्चिताधिकार दिया गया। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना की गई क्योंकि इसमें विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता समाप्त हो रही थी और उच्च शिक्षा के विकास में बाधा पहुंचती थी। कर्जन की शिक्षा नीति का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसने उच्च शिक्षा की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा पर, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों पर, व्यावसायिक शिक्षा की अपेक्षा कृषि शिक्षा पर जोर देना अधिक आवश्यक समझा क्योंकि ब्रिटिश राज का विरोध करने वाले शहरी शिक्षित भारतीय थे। 1913 का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र, इसमें कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। राष्ट्रवादियों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को अस्वीकार किया गया। सरकार का उद्देश्य निरक्षरता के प्रसार को रोकना है, घोषित किया गया। केवल प्रांतीय सरकारों को प्रोत्साहित किया गया कि वे समाज के पिछड़े तथा गरीब वर्ग को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध करें। सैंडलर आयोग 1917, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट। 1917 में सरकार ने माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच का कार्य सौंपा गया। इस आयोग में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद नामक 2 भारतीय सदस्य भी थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अतिरिक्त माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अध्यापकों के प्रशिक्षण, औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में भी अपने विचार रखे। इंटर परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच की विभाजक रेखा माननी चाहिए, अर्थात स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, स्नातक की शिक्षा 3 वर्षीय होनी चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भार को कम करने के उद्देश्य से ढाका विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिमों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की मांग की गई और स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। हांटोंग कमीशन 1919 के एक्ट के तहत वेद शासन के अंतर्गत शिक्षा विभाग को भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में रख दिया गया। फलतः शिक्षित संस्थाओं की संख्या में तेजी से विस्तार हुआ, शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, परंतु शिक्षा के स्तर में कमी आई। अतः 1928-1929 में हांटोर की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया तथा सुधार एवं एकीकरण की नीति अपनाई गई। ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महाविद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने से रोकना चाहिए। उन्हें मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें औद्योगिक एवं प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को सुधारने के लिए प्रयासों और उच्च शिक्षा योग्य विद्यार्थियों को दी जाए, ये बातें इसमें कही गई। वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा योजना 1937, यह इस योजना की बात करेंगे कि 1937 में जनता द्वारा चुनी गई सरकारें एवं मंत्रिमंडलों की स्थापना की। अनेक प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें गठित हुई। अतः गांधी जी ने हरिजन में लेख लिखकर तत्कालीन शैक्षणिक व्यवस्था की खामियों को दर्शाया तथा वर्धा में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इसमें विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। विद्यार्थियों को उनके अभिरुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। यह शिक्षा योजना इस आशा से तैयार की गई थी कि ग्राम एवं शहर के मध्य
स्वस्थ संबंध तैयार होगा, गांवों की व्यावसायिक अवनति को रोकना संभव होगा, धनी एवं निर्धनों के बीच कोई अप्राकृतिक विभाजन नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने भर के लिए पर्याप्त मजदूरी प्राप्त हो सकेगी। किंतु यह योजना द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। सार्जेंट योजना 1944। भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट ने एक शिक्षा योजना तैयार की। इसके अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अभी और विस्तार किए जाने की आवश्यकता थी। 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। गरीब छात्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की बात इसमें कही गई। इस योजना के अनुसार देश में 40 वर्षों के अंदर शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना चाहिए। कमजोर पक्ष। शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी आम जनता की शिक्षा की उपेक्षा। 1911 में भारतीय आबादी के 94% लोग निरक्षर थे, जबकि 1931 में 92%। इसका कारण ये था कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी बहुत अधिक जोर दिया गया। शिक्षा प्रणाली अत्यधिक महंगी थी, अतः धनी वर्ग एवं शहरी लोगों का इस पर एकाधिकार हुआ। हम संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली की बात करें, ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल देने से शिक्षित भारतीय और जनसाधारण के बीच में अंतर बढ़ गया। इसलिए शिक्षा की अवहेलना की गई। लड़कियों की शिक्षा के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसा इसलिए हुआ कि विदेशी अधिकारियों की नज़र में स्त्री शिक्षा की कोई तात्कालिक उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि स्त्रियों को सरकारी दफ्तरों में क्लर्क नहीं बनाया जा सकता था। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई। 1857 तक देश में केवल 3 मेडिकल कॉलेज एवं 1 इंजीनियरिंग कॉलेज था और इसके दरवाजे सिर्फ यूरोप वासियों के लिए ही खुले हुए थे। सरकार ने शिक्षा पर बहुत ही कम खर्च का प्रावधान किया। 1886 में अपनी लगभग 47 करोड़ रुपए की जो आय में से 1 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च हुआ। बात करेंगे पाश्चात्य शिक्षा का क्या प्रभाव हुआ। हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नकारात्मक पक्षों की। तो अंग्रेजी शिक्षा पर अत्यधिक बल देने से शिक्षित व्यक्ति एवं साधारण लोगों के बीच में दरार पड़ गई। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले कुछ नवयुवकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने पुराने मानदंडों एवं आदर्शों का बहिष्कार किया, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण किया, निदेशात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अपने प्राच्य विचारों को अबौद्धिक ठहराया, परंतु नए प्रगतिशील सिद्धांत का निर्माण भी न कर सके। अतः इनके व्यक्तिगत जीवन में अराजकता आ गई। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उपाधि प्राप्त करना था। परीक्षा में सफलता को शिक्षा के साथ उलझा दिया गया। शिक्षा तथा सामाजिक आवश्यकताओं के बीच में कोई भी संबंध नहीं रहा। शिक्षा अत्यधिक साहित्यिक एवं व्यावसायिक रही। इसमें भारत की औद्योगिक और आर्थिक आवश्यकताओं तथा शिक्षा में कोई सामंजस्य नहीं रहा। भारत में ऐसे शिक्षित युवाओं की बड़ी संख्या हो गई जिसके सामने विकास का कोई उपयुक्त मार्ग नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा भारतीय समस्याओं का राष्ट्रीय समाधान सुझाने में असफल रही। ब्रिटिश शासन को आदर्श के रूप में माना गया। ब्रिटिश इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया, फलतः राष्ट्रीय भावनाओं के उदय को प्रोत्साहन नहीं मिला। हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्य बढ़ा। हिंदू मुस्लिम वर्ग के जो बहुत सीमित अंश ने आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। मुस्लिम वर्ग के इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि इसमें शिक्षा का अभाव, जबकि हिंदू की बड़ी संख्या ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की और सरकारी सेवाओं को प्राप्त किया। बात करेंगे सकारात्मक प्रभावों की। सकारात्मक जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवादित ग्रंथों के अध्ययन से भारतीयों का ज्ञानवर्धन हुआ और उन्हें एक विश्वजनित दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। भारतीयों को डार्विन, स्पेंसर, लॉक, स्मिथ, रस्किन, रसेल इत्यादि को पढ़ने का मौका मिला, जिससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों से प्रेरित होकर वे प्रतिक्रियावादी सामंती संस्थाओं एवं परंपराओं के विरुद्ध उठ खड़े हुए। शिक्षित भारतीयों ने रिकार्डो, लिस्ट, मार्क्स के अर्थशास्त्र संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया और औद्योगिकरण तथा नवीन आर्थिक समस्याओं के स्वरूप की पहचान करने की समझ बढ़ी। इसी संदर्भ में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीति की मीमांसा हुई और धन की निकासी के रूप में उसके स्वरूप को उद्घाटित किया गया। भारत में एक शिक्षित मध्यम वर्ग के उद्योग को प्रोत्साहन मिला। पत्रकारिता, प्रेस आदि को बढ़ावा मिला। अंग्रेजी शिक्षा ने विभिन्न प्रांतीय भारतीयों को एक सामान्य भाषा प्रदान की और उन्हें बेहतर विश्व के साथ जोड़ दिया गया। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के अनेक कारणों में से यह एक था। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करता इस आधुनिक शिक्षा की उपस्थिति। निष्कर्षतः ब्रिटिश शिक्षा नीति औपनिवेशिक हितों से परिचित थी। यह ब्रिटिश के व्यापक सांस्कृतिक नीति का अंग थी, जिसका उद्देश्य देशी लोगों को यह महसूस कराना था कि वे सांस्कृतिक दृष्टि से पश्चिम के लोगों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। फिर भी भारतीय जनजीवन पर उनका सीमित सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।